आज से करीब 25 साल पहले यानी फरवरी 1998 में भारत में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन इस चुनाव के नतीजे किसी पार्टी के पक्ष में नहीं गए थे, यानी कि इस चुनाव में किसी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। हालांकि जैसा कि लोकतंत्र का नियम है कि बहुमत नहीं होने के बावजूद भी पार्टियां अपने अलायंस के साथ मिलकर बहुमत साबित कर सकती हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने AIADMK के समर्थन से केंद्र में अपनी सरकार बना ली और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। अब गठबंधन के बाद जयललिता चाहती थी कि उनके खिलाफ चल रहे इनकम टैक्स केसों में उन्हें कुछ मदद मिले और वाजपेयी सरकार ने कानून जितना संभव हो पाया था उनकी मदद की थी। उनके खिलाफ आरोपों को स्पेशल कोर्ट से हटाकर नॉर्मल कोर्ट्स में ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब जयललिता चाहती थी कि वाजपेयी सरकार उन पर लगे सभी आरोपों को खत्म करे या फिर कम करे, पर वाजपेयी सरकार ने जयललिता की इस डिमांड को मानने से बिल्कुल मना कर दिया और इसीलिए इस गठबंधन के मात्र 13 महीने बाद ही AIADMK की पार्टी के नेता जयललिता ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आकर खड़ी हो गई। राष्ट्रपति की ओर से वाजपेयी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया और 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और वाजपेयी सरकार यहां पर मात्र 1 वोट से हार गई और इस वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस इस्तीफे से पहले उन्होंने जो भाषण दिया था वैसा भाषण आज तक के इतिहास में शायद ही किसी भारतीय नेता ने दिया होगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी को यूं ही भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह नहीं कहा जाता है। वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विपक्ष में रहकर भी सरकार की प्रशंसा करते थे और इसीलिए लोग उन्हें राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी से संबोधित करते थे। वो एक अच्छे राजनेता तो थे ही, पर साथ ही साथ एक अच्छे कवि भी थे। समाज की बुराइयों पर लिखी उनकी ये कविता आज भी समाज को आईना दिखाने का काम करती है और ये तो सिर्फ एक कविता है, ऐसी कई कविताएं उन्होंने काफी कम उम्र में ही लिख डाली थी। और आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ उनकी इन कविताओं के बारे में जानेंगे, बल्कि उनके निजी जीवन, राजनीतिक जीवन और एक कवि से प्रधानमंत्री बनने तक का इंटरेस्टिंग सफर के बारे में भी जानेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताने वाला कि अटल जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा और शायद ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो बिहार से थे ही नहीं, फिर वो अपने नाम में बिहारी क्यों लगाते थे। तो भैया बात ऐसी है कि उनके पिताजी के नाम में भी ये शब्द जुड़ा हुआ था और इसीलिए वो अपने नाम में इस बिहारी शब्द का प्रयोग करते थे। अटल जी का राजनीतिक सफर उनके कॉलेज टाइम से ही शुरू हो गया था और वो शुरुआत से ही छात्र संगठन से भी जुड़ गए थे। उस टाइम पर RSS के प्रमुख कार्यकर्ता नारायण राव से इंस्पायर होकर उन्होंने ग्वालियर में रहते हुए RSS ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के बाद वो एक्टिव मेंबर की तरह RSS में काम करने लगे और उनके भाषण देने का स्टाइल तो शायद आप सबको भी पता होगा, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता था। अटल जी के इसी टैलेंट, मेहनत, लगन और RSS के प्रति उनके रुझान को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर RSS का प्रचारक और विस्तारक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, जहां उनका काम RSS के बड़े बड़े लीडर्स के काम में हाथ बटाना होता था। आजादी के 4 साल बाद यानी 1951 में जब RSS की मदद से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की भी काफी अहम भूमिका थी। फिर 1952 में उन्होंने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर उन्हें यहां सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो एक लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में भी खड़े हुए थे, लेकिन यहां पर भी उनको हार का ही सामना करना पड़ा। पर लगातार कोशिश करते रहने के बाद 1957 में उनकी पार्टी ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया और इस बार बलरामपुर में उन्हें भारी मतों से जीत मिली और पहली बार वो MP बनकर विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दमदार भाषण दिया। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू भी लोकसभा में मौजूद थे और उन्होंने वाजपेयी की पर्सनालिटी को देखते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा और ये बात 1990 के अंत में जाकर बिल्कुल सच भी हुई। लेकिन MP से PM बनने तक का उनका जो सफर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अप डाउन वाला था। पहली बार MP बनने के बाद अब वाजपेयी ने अपनी पार्टी में छाप छोड़नी शुरू कर दी थी और इसीलिए वो इसके बाद राज्यसभा सदस्य के लिए भी चुने जाते हैं। 1968 में जब जनसंघ के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे, तब उन्हें जनसंघ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया था और 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लगातार जनसंघ के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रखा, लेकिन 1975 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत के अंदर एक नई पार्टी की स्थापना कर दी। दरअसल 1975 ही वो साल था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी
की और एक एक करके जनता और अपने अपोजिशन पार्टी के सारे अधिकार छीन लिए थे। करीब 2 साल तक चले इस आपातकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई नेताओं के साथ मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया और 1977 में आपातकाल के खत्म होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा और भारतीय जनसंघ से निकलकर एक नई पार्टी यानी जनता पार्टी की शुरुआत की, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने जनसंघ पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया तो उन्हें इसमें पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हुई और इनकी पार्टी के नेता मोरारजी देसाई को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने भारत में बहुमत हासिल किया था और किसी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल हुई थी। इस चुनाव के बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी को उनके दमदार नीतियों की वजह से भारत का विदेश मंत्री बनाया गया था। एक तरफ गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का शासनकाल काफी कंट्रोवर्शियल रहा तो वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी एक सफल विदेश मंत्री के तौर पर साबित हुए। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाकर नॉन अलाइन मूवमेंट के टॉपिक को टच किया और तो वहां जाकर हिंदी में भी संबोधन किया था। हालांकि 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी की अलायंस की सरकार 3 साल तक ही चल सकी थी और 1980 में भारत में फिर से चुनाव करना पड़ा, जिसमें एक बार फिर से कांग्रेस की जीत होती है और इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और इधर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से अपने पार्टी की मरम्मत करने में लग जाते हैं। उन्होंने इसी वक्त पर जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में बदल दिया था और इसका कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद भारत में फिर से इलेक्शन हुए तो इसमें बीजेपी को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त अटल जी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस से काफी हताश हुए थे और उन्होंने खुद को अयोग्य समझते हुए पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद फिर 1986 में बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी सामने आते हैं। अब बीजेपी की बागडोर को अपने हाथ में लेते ही आडवाणी ने हिंदू नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा और राम जन्मभूमि का मुद्दा भी पूरे देश में हाईलाइट किया था। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था और 1989 के इलेक्शंस आते आते उन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व की एक लहर पैदा कर दी थी, जिस वजह से इस बार उन्हें इलेक्शन में 85 सीट्स पर जीत हासिल हुई और इसके बाद तो बीजेपी ने दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि करना शुरू कर दिया था। 1991 में हुए इलेक्शन में उन्होंने 120 सीटों पर जीत हासिल की थी, पर अभी तक बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाई थी। लेकिन 1996 के इलेक्शन में जब बीजेपी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम का चेहरा घोषित किया तो इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली और अलायंस की मदद से पहली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी आए, पर अफसोस कि यह सरकार मात्र 13 दिनों तक ही चल सकी और अलायंस टूटने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2 प्रधानमंत्री और बनते हैं, पर उनकी सरकार भी कुछ समय में ही गिर जाती है। फिर 1998 में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और एक बार फिर बीजेपी और AIADM के साथ मिलकर सत्ता में आते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये सरकार सिर्फ 13 महीने तक ही चलती है और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। पर कहते हैं ना कि हीरा अपनी चमक आते ही बिखेरना शुरू कर देता है। इसी तरह मात्र 13 महीने के शासनकाल में ही अटल जी ने देश को ये नमूना दिखा दिया था कि आखिर वो देश को किस जबरदस्त नीति के तहत चलाने वाले हैं। उन्होंने इस 13 महीने के कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके ये ऐलान कर दिया कि भारत अब एक न्यूक्लियर स्टेट है और इसीलिए सरकार गिरने के बाद जब 1999 में फिर से इलेक्शन होते हैं तो इस बार जनता उनको अपना प्रधानमंत्री चुनती है और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उन्होंने भारत में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लाया, भारत में सड़कों को हाईवे से जोड़ा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई योजना में से एक था। लेकिन इन सब के बावजूद भी साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और कांग्रेस के काफी बड़े मार्जिन से जीत हो जाती है। 2004 के बाद अटल जी राजनीति से थोड़ी दूरी बनाने लगे और हेल्थ इश्यू की वजह से वो संसद में थोड़ा कम आने लगे थे और इस वजह से इसके बाद वो भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आती है और आज भी वो सत्ता पर कायम है। 15 अगस्त 2018 को भारत ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उसके अगले दिन ही यानी 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अटल जी ने अपने पूरे जीवन काल में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की थी जिनकी आज हम गिनती नहीं कर सकते हैं। उनको 1992 में अपने देश की सेवा करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत इजराइल के संबंधों को सुधारने के लिए अपने भरपूर प्रयास किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने क्या खोया क्या पाया, हिंदू तन मन हिंदू जीवन और नई
दिशा जैसी कविताएं लिखने के साथ साथ भारतीय राजनीति और इतिहास पर कई किताबें लिखी जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।